सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा जी वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें द्वितीय अध्याय का प्रथम महानिक हम आरंभ किए हैं। और इसमें जो 5 महाभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन सब के लक्षण बताए जा रहे हैं इसके प्रथम महानिक में। तो हमने पढ़ा था कि जो पृथ्वी है, इसमें रूप रस गंध और स्पर्श गुण है ना। ऐसे ही जल में रूप रस स्पर्श, ये 3 गुण हैं। साथ में इसमें तरलता है और चिकनापन भी है। फिर अग्नि में तेज जो कहा जाता है, स्पर्श गुण है और रूप गुण है अग्नि में, और वायु में केवल स्पर्श गुण है, और आकाश में ये 4 गुण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब कुछ द्रव्यों के संबंध में पढ़ेंगे। ठीक है जी। हाँ, जैसे कि हम कहा सर्पी। सर्पी माने क्या होता है? घी। और सर्पी के बाद में क्या आ रहा है इसमें? जतु। जतु माने क्या होता है? लाख। और फिर मधु। मधु माने शहद। मधुच्छिष्ट है। मधुच्छिष्ट माने मोम। हाँ, मोम। ठीक है, तो इनके साथ में जल की क्या समानता है ये पढ़ेंगे अब। ठीक है जी। तो सूत्र बोलिए। सर्पी, जतु, मधुच्छिष्ट। हाँ, मधुच्छिष्टा नाम कर दो। हाँ, अग्नि संयोगात द्रवत्वम अद्भिः सामान्यम। तो सूत्र क्या कह रहा है लिखो, इसका प्रश्न लिखो। सूत्र में क्या कहा गया है, पहले प्रश्न समझेंगे फिर इसका उत्तर बनाएंगे। तो लिखिए, घृत, लाख और मोम इन पार्थिव द्रव्यों की, घृत, लाख और मोम, इन पार्थिव द्रव्यों की, इन पार्थिव द्रव्यों की जल के साथ क्या समानता है? जल के साथ क्या समानता है? ठीक है जी। ये प्रश्न हुआ सूत्र 6 का। तो उत्तर बहुत सरल है और छोटा सा भी है, भाष्य भी छोटा है। देखो, इसमें कहा सर्पी माने क्या जी? सर्पी माने घी, जिसको हम घृत लिखे हैं। तो सर्पी माने घृत, जतु माने कि लाख, और मधुच्छिष्ट माने मोम। देखो, ये आप देखते हैं ना, जो मधुमक्खी छत्ता होता है, इसका जो छत्ता है, इसको आप नीचे जो गिरता है, इसको गोल करो, वो मोम बन जाता है। देखा आपने? प्रयोग किया कभी? इसमें जो घर बना होता है, उसका गिर जाता है ना घर, उसको घर को तोड़ दो। क्यों जी? शहद निकाल दो। अब शहद निकलने के बाद में जो उसका छत्ता होता है, उसको गोल करो, वो मोम बन जाता है वो। तो उसको कहा जाता है मधुच्छिष्ट। तो सूत्र क्या अर्थ क्या होगा लिखो, सूत्रार्थ लिखो, प्रश्न का उत्तर लिखो। घृत, लाख और मोम इन पार्थिव द्रव्यों की, घृत, लाख और मोम इन पार्थिव द्रव्यों की अग्नि के संयोग से तरल हो जाना, अग्नि के संयोग से तरल हो जाना,
ये जल के साथ उनकी समानता है। अग्नि के संयोग से तरल 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 हो जाना, ये जल के साथ उनकी समानता है। ठीक है ना? हाँ जी, इनकी समानता है, इन पार्थिव द्रव्यों की समानता है। ठीक है ना? देखो यहाँ पर वही कहा है, अग्नि संयोगात, अग्नि के संयोग से, सूत्र में क्या कहा है? अग्नि संयोगात द्रवत्वम, तो अग्नि के संयोग से ये पिघल जाते हैं, यही तो जल के रूप में आ जाते हैं, ये उनकी समानता है। अब घी गर्म करो क्या हो जाता है? हाँ जी पद्मनाभ जी, घी ठंड में जमा होता है, गर्म कर दो क्या हो जाता है? वो तरल, तो जल सन बन जाता है ना। ऐसे ही ये लाख है, लाख, वही लाख देखा आपने? लाख कहाँ कैसा होता है? हाँ जी, लाख देखा आपने? नहीं नहीं, लाख लाल लाल होता है, जो पोस्ट वाले पैकिंग करते हैं तो गरम करके उसमें सील मार देते हैं, चिपक जाता है, एक प्रकार से गोंद बन जाता है वो। ठीक है, लाल लाल होता है, स्टिक्स मान वो भी होता है। तो ये जो गरम कर दो वो भी तरल हो जाता है। और कौन सा आ गया? मोम तो देखा आपने, मोमबत्ती जब गर्म होने से क्या होता है? पूरा जल पानी बन जाता है वो। तो ये तो है, अग्नि का संयोग होने से ये तीनों के तीनों पदार्थ पिघल जाते हैं, तरल हो जाते हैं। यहाँ पिघलना माने तरल हो जाना, ये जल के साथ इनकी समानता है। तो यही बात भाष्य में कहा है, देखो घृत लाक्षा सिक्था नाम, देखो आया ना, सिक्त कहा है इसको, मोमबत्ती को क्या कहा है? सिक्त, जिसको सूत्र में मधुच्छिष्ट कहा है, इसको भाष्य में क्या कहा है? सिक्त कहा है। तो घृत लाक्षा सिक्ता नाम पार्थिव वस्तु नाम, ये घृत लाख और ये मोमबत्ती मन मोम, इन पार्थिव वस्तुओं का अग्नि संयोगात, अग्नि के संयोग होने से, अर्थात अग्नि तापात, अग्नि के ताप देने से, इन पदार्थों में अग्नि का ताप देने से क्या होता है? द्रव्यभाव, ये द्रव्यभाव हो जाते हैं। और ये सांसर्गिको भवति, ये स्वभाव इनका है, ये इनका स्वाभाविक गुण है। इनको गर्म करो ये तरल पदार्थ में बदल जाएंगे। तो ये क्या है? इति अद्भुत सामान्यम सादृश्यम अस्ति, ये जल के साथ इनकी समानता है। ठीक है ना? भाष्य थोड़ा सा है, वही तो जो सूत्र वही भाष्य है, ये कोई कठिन नहीं है। तो ये सूत्र हो गया 6, समझ में आ गया? हाँ, अब देखो सूत्र 7, त्रपु शीस लोह रजत सुवर्णा नाम अग्नि संयोगात द्रवत्वम अद्भि सामान्यम। अब जैसे वहाँ पर सर्पी जत्व और मधुशिष्ट था, यहाँ पर त्रपो शीस लोह रजत और स्वर्ण है। तो ये क्या कह रहा है? जो वहाँ कहा था ये भी ये कह रहा है। अब क्या कह रहा है तो हिंदी में लिखो, पहले लिखो, त्रपो अर्थात रांगा, हाँ त्रिपुण रांगा, रांगा रांगा, शीस माने सीसा, तो त्रपु रांगा और लोह माने लोहा, अलग अलग है ना जी। रांगा सीसा सब में अल्प विराम दो, रांगा सीसा लोहा और चांदी और सोना। तो लिखो रांगा सोना, नहीं, रांगा सीसा लोहा चांदी सोना आदि पार्थिव द्रव्यों का, रांगा सीसा लोहा चांदी आदि, चांदी सोना आदि पार्थिव द्रव्यों का अग्नि के संयोग से, हाँ पार्थिव द्रव्यों का अग्नि के संयोग से पिघल जाना माने तरल हो जाना, ये जल के साथ उनकी समानता है। पिघल जाना बराबर तरल हो जाना, ये जल के साथ उनकी समानता है। किनकी समानता है? ये रांगा आदि, रांगा सीसा लोहा चांदी और सोना,
ये पार्थिव द्रव्य हैं, ये भी गर्म करने पर पिघल जाते हैं। ये जल के साथ इनकी क्या है, समानता है। तो वही कहा देखो, त्रपु शीस लोह रजत स्वर्ण नाम अग्नि संयोगात, माने अग्नि संयोग से द्रवत्वम, द्रवीभूत हो जाना, तरल हो जाना, पिघल जाना, ये अद्भि सामान्यम, ये जल के साथ इनकी समानता है। हो गया। हाँ, जो प्रश्न नहीं लिखे थे, तो ये लिखो, जैसे प्रश्न इसका तो उत्तर का प्रश्न बनेगा कि रांगा, सीसा, लोहा, चांदी, सोना आदि पार्थिव द्रव्यों का जल के साथ क्या समानता है। बस जल के साथ क्या समानता है कर दो। इन पार्थिव द्रव्यों का, कौन, रांगा, सीसा आदि पार्थिव द्रव्यों का जल के साथ क्या समानता है कर दो बस जी। प्रश्न नीचे लिख दो भले ही। हाँ, रांगा, सीसा आदि पार्थिव द्रव्यों का जल के साथ क्या समानता है, यह प्रश्न हुआ। तो रांगा, सीसा, लोहा आदि पार्थिव द्रव्यों का अग्नि के संयोग से पिघल जाना, माना तरल हो जाना, ये जल के साथ इनकी समानता है। ठीक है ना, ये हो गया सूत्र 7। तो भाष्य में देखो ये कहा है रंग, देखो क्या कहा सूत्र में, त्रपु, और भाष्य में क्या कहा, रंग। रंग माने रांगा, रांगा बोलते हैं हिंदी में, यहाँ पर रंग बोल दिया। तो रंग, शीस, लोह, रजत माने चांदी, और सुवर्णादि नाम पदार्था नाम, तो इन पदार्थों का प्रखर अग्नितापात, प्रखर माने एकदम तेज हीट जो बोलते हैं आजकल, ऐसे प्रखर अग्निताप से क्या होता है, ये गल जाता है, पिघल जाता है। ठीक ना, तो ये पिघलना क्या होता है, द्रवीभाव हो जाना, ये सांसद्य को होते, ये उनका क्या है, स्वाभाविक गुण है। और यही क्या है, अद्भि सामान्यम, यही इनकी जल के साथ में समानता है। अद्भि माने जल के साथ, सामान्यम माने ये समानता है जी। सूत्र 7 भी हो गया। अब सूत्र 8, 9 और 10 तीन इकट्ठा है ना। तो सूत्र 8 बोलिए, विषाणी, दीर्घ मत है, विषाणी, ककुदमान, प्रांतेवालधि, सासनावान इति, गोत्वे, दृष्टम लिंगम। ये कौन सा हो गया सूत्र 8। अब सूत्र 9 बोलो, स्पर्शश्च वायु, वायु, न च दृष्टानाम स्पर्श इति अदृष्टलिंगो वायु। अब इसमें वायु का लक्षण बता रहा है जी। ठीक है, लिखो, प्रश्न लिखिए, वायु का क्या लक्षण है, उदाहरण सहित बताओ। या वायु के पहचान का लक्षण, वायु को पहचानने का लक्षण, ऐसा करो, वायु को पहचानने का लक्षण, या वायु के पहचान का लक्षण, वायु की होगा था है, वायु की पहचान का लक्षण उदाहरण सहित बताओ। ठीक है, जो आपको सरल लेकर लिखो, वायु को पहचानने का लक्षण उदाहरण सहित लिखो, ये भी ठीक है ना। अथवा वायु की पहचान का लक्षण उदाहरण सहित लिखो, ये भी ठीक है। ये तीनों का उत्तर एक आ जाएगा। ठीक है, तीनों का प्रश्न एक हो गया, उत्तर भी एक आ जाएगा। तो लिखो, उत्तर लिखिए, अच्छे सींगों वाला होना, ये सूत्र को जो जाएगा वही बता रहा हूँ, सूत्रार्थ। हाँ, अच्छे सींगों वाला होना, अल्प विराम, अच्छे सींगों वाला होना, अल्प विराम, मजबूत कंधे वाला होना, अल्प विराम, होना, मजबूत कंधे वाला होना, अल्प विराम। फिर पूंछ के अंत में बालों का गुच्छा होना, पूंछ के अंत में बालों का गुच्छा होना, अल्प विराम। गले में गलकंबल लटकना, गले में गलकंबल लटकना,
जैसे गले में गलकंबल लटकना, जैसे गौ को पहचानने में, गौ माने गौ माता, जैसे गौ को पहचानने में प्रत्यक्ष लक्षण है, प्रत्यक्ष लक्षण है, वैसे ही रूप रस आदि गुणों से रहित, वैसे ही रूप रस आदि गुणों से रहित केवल स्पर्श गुण, केवल स्पर्श गुण वायु का लक्षण है, केवल स्पर्श गुण वायु का लक्षण है। ये सूत्रार्थ 8, 9 और 10 तीनों हो गया। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं। सूत्र में जो कहा ना, इसको जो लिखे हमने उसको समझते हैं भाष्य के आधार पर। देखो विषाणी, विषाणी माने क्या होता है जी? सिंह। हाँ, तो अच्छे सिंह वाला होना जो लिखे ना वही विषाणी। और ककुदमान जो यहाँ पर उभरा होता है कंधे में, देखा होगा, मजबूत होता है, वो एकदम उभरा होता है, कंधे में एक उभार होता है, ककुद बोलते हैं, ककुद। तो ककुदमान मजबूत कंधे वाला होना। ठीक है, फिर प्रांतीय वाला भी, पूंछ के अग्रभाग में, अंत भाग में बालों का गुच्छा होना। ये सब लक्षण किसका लक्षण? ये गौ माता का। और शासनामान माने कि क्या बोलते हैं शासनामान को? गल कंबल का लटकना गले में, जो देखते हैं चादर से लटकता है, उसको बोलते हैं शासनामान होना। तो गल कंबल का लटकना, तो ये सब क्या है? प्रत्यक्ष लक्षण है, प्रत्यक्षी भूतम लिंगम। भाष्य में दिया है देखो कि प्रशस्त सिंहवान होना, ऊंचे ऊंचे सिंह वाला होना, और प्रशस्त कंध मांस पिंडवान, कंध में जो मांस का पिंड होता है वो, और पुच्छाग्रे वाला धाना, धाना वानाम, पूंछ के अग्रभाग में गुच्छा होता है, देखा आपने ना? घोड़े का पूंछ कैसा होता है? पूरे सिर से ऊपर नीचे तक बाल बाल से ढका होता है। और गाय का पूंछ कैसा होता है? केवल नीचे थोड़ा सा होता है बस। ये पूंछ भी सबका अलग अलग। कुत्ते पूंछ कैसा होता है? देखो थोड़ा सा होता है, घुमा होता है, राउंड क्या हुआ। हाथी पूंछ कैसा होता है? नहीं, उसमें दोनों किनारे में पूंछ होते हैं, एकदम कांटे का समान। पूंछ तो बड़ा है हाथी का, और जैसे ये मान लीजिए पूंछ है तो इस ओर भी धागा और इस ओर भी धागा, उसके जैसे तार समान लगते हैं। ऐसे गोल थोड़ा होता है, साइड में होता है, जैसे कि कोई झाड़ू का सामान तो नहीं, गोल से होता है वो तो दोनों साइड में से बाल निकलते रहते हैं, देखा होगा आपने। ये जो मान लीजिए पूंछ है, ये तो इस साइड से और इस साइड, दोनों साइड से उसके बाल निकले होते हैं समर समान। ऐसा होता है हाथी का पूंछ। लग दे तो बहुत खतरनाक होता है, कंघी समान होता है। दो तरफ उसको बाल होते हैं, बस गोल राउंड में बाल नहीं होता उसका, दोनों साइड में बाल होते हैं। पूंछ के दोनों साइड में, बाएं और दाएं दो साइड में उसके बाल होते हैं। ये सबका लक्षण अलग अलग होता है। तो गौ माता क्या होता है? पुच्छ होता है जी, है ना? इसलिए कहा विषाणी, ककुदमान, प्रांत्य वालधे और शासनामान, ये गोत्वे दृष्टम लिंगम। सूत्र में कहा ना, ये गाय में प्रत्यक्ष लिंग है। जहाँ ये लक्षण देखा जाए समझो ये गौ माता है, इसलिए कहा प्रत्यक्षभूतम लिंगम लक्षणम, ये प्रत्यक्षभूत लक्षण है। ठीक है, ये तो एक हो गया। अब सूत्र 8 के हो गया। अब सूत्र 9 क्या कर रहा है? स्पर्श वायु, स्पर्श को होना ये वायु का लक्षण है। लेकिन न च दृष्टानाम स्पर्शम, ये जो स्पर्श गुण है जो वायु का है वो न दृष्टानाम, देखने वाला गुण नहीं है। ये स्पर्श को तो कभी देखते हैं क्या आप? छू के देखते हैं, बिना छुए का आप जानेंगे स्पर्श को? क्यों जी? ये किसी की त्वचा कोमल है, कठोर है, क्या है, जैसा भी है,
जब तक छुएंगे नहीं छुए जानेंगे जी, मोटा है पतला है कैसा नहीं। तो देखने से स्पर्श का ज्ञान नहीं होता है, छूने पर होता है। ऐसे वायु न तो दृष्टान नाम स्पर्श, देख कर का स्पर्श का ज्ञान नहीं होता है। इति अदृष्ट लिंगो, यह अदृष्ट लक्षण वाला लक्षण है, अदृष्ट लिंग वाला लक्षण है वायु का, जो कि स्पर्शवान है। तो केवल देख करके जानेंगे नहीं वायु को, ये स्पर्श से वायु का ज्ञान होता है। तो सूत्र 8, 9, 10 तीनों का इसमें क्या है, समाहार है, तीनों का संयुक्त यहाँ पर सूत्रार्थ दिया गया है। तो आपने जो लिखा है वो क्या है, सूत्र 8, 9, 10 तीनों का ही अर्थ है। ठीक है, तो क्या समझे कि जिसको आँख से देख न सकें, खाली स्पर्श से जान सकें, ऐसे स्पर्शवान वायु है ना। जैसे कि गाय माता में, इन सब लक्षणों से हम गाय को जानते हैं, ऐसे ही स्पर्श से वायु को जानते हैं, और कोई उसका साधन जानने का नहीं। न आँख से जान सकते हैं, न और कोई क्या बोलते हैं सूंघ के जान सकते हैं। धुआं तो धुआं हो ना, ना ना ना, धुआं तो अलग है भाई, वायु तो दिखती नहीं ना। अभी यहाँ पर वायु दिख रही है क्या? और वो जो दिखाई देते हैं वो धूल मिट्टी दिखते हैं। तूफान में जो उड़ रहा है वो क्या है, धूल मिट्टी उड़ रहा है ना। तो वो तो स्पर्श से जानते हैं ना कि वायु तेज बह रही है, देखो अब धूल मिट्टी उड़ रहे हैं तो वायु को उड़ा रही है। तो बिना देखे भी जान लेते हैं कि वायु उड़ाने वाली है, ये धूल मिट्टी को अनुमान हम जानते हैं। वायु का ज्ञान खाली स्पर्श से होता है, बस आँख से नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया वायु का लक्षण। तो सूत्र 8, 9 और 10 ये पूरा हुआ। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।